नवाबों की जो बेगमें होती थी उनके कक्ष रहे होंगे कि इतने छोटे बच्चों को ऐसे सज़ा देना हमारे इस्लाम धर्म के अंदर बिल्कुल भी कबूल नहीं है। और कुछ सीढ़ियां भी हम लोगों को नीचे की तरफ दिखाई दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार ऐसे स्थान पर लेकर आ गया हूं जिसके बारे में आपने ना तो कभी इतिहास में सुना होगा और ना ही कभी उस स्थान को देखा होगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूं रहमतगढ़ के किले में, और वो किला आज जिस भी हाल में बना हुआ है वो आज आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं या पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वेदांश रॉय 3393 मेरी आईडी है, ताकि आप भी अपने वहाँ का कोई भी हेरिटेज पॉइंट हमें बता सकें जिसमें हम उस पॉइंट पर जाकर वीडियो बनाएं। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की ये वाली वीडियो शुरू। दोस्तों, यहाँ पर जो आज आप लोगों को रहमतगढ़ का किला दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम इस किले के बाहरी नज़ारे को देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। वहाँ पर आप लोगों को एक बुर्ज दिखाई दे रहा होगा जो थोड़ा बहुत पेड़ों की आड़ में छुपा हुआ है। जब आप अपनी नज़रों को सीधे हाथ की तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी पुराने समय की इमारत जो आधी टूट चुकी है और कुछ उसके अवशेष यहाँ पर आज भी बचे हुए हैं, वो सामने की तरफ आप लोगों को नानककारी ईंटों का बना हुआ दिखाई दे रहा है। सामने दीवार पे आप लोगों को एक विशेष डिज़ाइन भी दिखाई दे रहा होगा, और ये जो डिज़ाइन बनाया गया था ये चूना पत्थर की मदद से बनाया गया था। कितना बारीक महीन डिज़ाइन है ये आप समझ सकते हैं। ये किसी समय इसका प्रवेश द्वार रहा होगा जो आज ज़्यादातर टूट चुका है, कुछ इसकी दीवारें यहाँ पर विशेष बची हुई हैं। इसी तरफ हम लोगों को इसका दूसरा बुर्ज दिखाई दे रहा है, जिस बुर्ज के अंदर ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इन गड्ढों के साथ में, आलों के साथ में आज नज़र आता है। इस तरफ आप लोगों को एक मस्जिद दिखाई देगी जो वर्तमान समय की है। और दोस्तों, यदि हम बात करते हैं इसके बिल्कुल अपोजिट तरफ में, तो यहाँ पर हम लोगों को उन नवाबों की कचहरी दिखाई देगी। इसके ऊपर भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, तो उस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिएगा। इसके अंदर की सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। अब मैं आप लोगों को इस रहमतगढ़ के किले के अंदर लेकर जाऊंगा ताकि अंदर की सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। आइए मेरे साथ आप। नीचे की तरफ आज भी ईंटों का घनत्व, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और ये इसका एक प्रमुख गलियारा हमें दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो एंट्री गेट होते थे उन्हीं के राइट और लेफ़्ट में जिस भी प्रकार की ये गेट नुमा आकृति बनाई गई है वो हमेशा वहाँ पर हुआ करते थे, ताकि जब भी यहाँ के नवाब आते थे तो उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर उनके सैनिक, उनके चाहने वाले खड़े होते थे। ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि जो इन लाल ईंटों के बीच में जो इमारत बनी है बेशक से टूट चुकी है, उसके बावजूद भी इसकी जो सुंदरता है वो इन दीवारों के अंदर आज हमें पेश होती है। थोड़ा और अंदर की तरफ आएंगे, यदि हम अपनी नज़रों को इस तरफ लेकर जाएं तो यहाँ हमें जितने भी अवशेष मिलेंगे उनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, ये एक कक्ष, कमरा होगा जो आज पहचान पाना मुश्किल है कि सैनिकों के लिए था या उन नवाबों के मुख्य अधिकारियों के लिए था। परंतु जब हम अपनी नज़रों को इस तरफ लेकर जाएंगे तो हम लोगों को मिट्टी का टीला दिखाई देगा जिसके अंदर कुछ ईंटें आज दबी हुई हैं। राइट की तरफ आप देखेंगे तो इस किले की कुछ दीवारें बची हैं जो कि इन पेड़ों के बीच में जकड़ी जा चुकी है, और इस पूरे के पूरे हिस्से में कुछ दीवारें यहाँ पर भी हैं। आइए मेरे साथ आप आगे। यहाँ पर भी कुछ इस किले की दीवारें शेष बची हुई हैं, उनको भी आप ध्यान से देखिए।
अभी मैं आप लोगों को यहाँ के इतिहास के साथ में भी थोड़ा सा रूबरू करवाना चाहता हूँ। मलेरकोटला के सबसे ज़्यादा विख्याति नवाब शेर मोहम्मद खान थे, जिनका कार्यकाल 1672 से लेकर 1712 के समय का था। और उन्हीं की वंशावली में अतउल्ला खान नाम के एक नवाब हुए, जिनका कार्यकाल 1791 से 1810 के समय का था, और उन्होंने ही इस किले का निर्माण करवाया था। और उनके बड़े बेटे का नाम था रहमत अली खान, जिसके नाम पर इस किले का नाम भी रखा गया है, और इस गांव का नाम भी आज के समय में किला रहमतगढ़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर शेर मोहम्मद खान का नाम क्यों लिया, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी और मज़ेदार कहानी है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले हम इसके कुछ और हिस्सों को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ये वाला जो कक्ष उन लोगों का रहा होगा, ये एक प्रमुख कक्ष रहा होगा, जिस हिसाब से इसका काफ़ी ऊंचा गेट बना हुआ है। इन ईंटों के बीच में आप लोगों को जो मिट्टी दिखाई दे रही है दोस्तों, ये चूना पत्थर वाली मिट्टी नहीं है। ये वही मिट्टी है जो बेसिक तरीके से आज के समय में हमारे गांव में जो घर बनते हैं, उस मिट्टी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और इसके साथ में यहाँ आप लोग देख सकते हैं, शायद ये नवाबों की जो बेगमें होती थी उनके कक्ष रहे होंगे, क्योंकि ये काफ़ी शानदार तरीके से बनाए गए हैं। और इसी के साथ में जब हम राइट की तरफ देखेंगे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जब यहाँ पर उनके कोई अतिथि वगैरह, मेहमान वगैरह आते होंगे, तो इस वाले हिस्से में वो लोग रुका करते होंगे, स्टे किया करते होंगे। लेकिन हर एक हिस्से को पहचान पाना आज के समय में थोड़ा सा कठिन हम लोगों के लिए बन चुका है। तो दोस्तों, ये बात उस समय से शुरू होती है जिस समय भारत के ऊपर औरंगजेब का शासन था, और उसी समय सरहिंद के एक नवाब थे जिनका नाम था वजीर खान। और ये कहानी 1704 में शुरू होती है। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद जी के 2 छोटे बेटे 7 और 9 वर्ष के साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को एक सज़ा सुनाई गई, जिसमें उन लोगों को दीवार में चुनवाने के लिए आदेश दे दिया गया। और इसी आदेश के साथ में ज़्यादातर जो नवाब थे वो तो खुश थे जो मुग़ल शासकों के साथ में थे, लेकिन उनमें से एक नवाब जो मलेरकोटला के थे, जिनका नाम था शेर मोहम्मद खान, वो इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और उन्होंने अल्लाह पाक का सहारा लेते हुए इस बात को उस नवाब को समझाया कि इतने छोटे बच्चों को ऐसे सज़ा देना हमारे इस्लाम धर्म के अंदर बिल्कुल भी कबूल नहीं है। लेकिन जो नवाब थे सरहिंद के, उन्होंने इस बात को इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए दोनों साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया और उनकी शहादत हो गई। और इसी दौरान जब वो निर्णय ले रहे थे अपने उस महल में, अपने उस स्थान पे, तो शेर मोहम्मद खान एक नारा देते हुए वहाँ से निकल गए, हाँ दा नारा, यानी कि हक के लिए बोलना। और इसके बाद से शुरुआत होती है सिख धर्म के गुरु गोविंद, यानी कि सिखों की और मुस्लिम नवाबों की एकता के, प्यार के, भाईचारे की बहुत बड़ी, जो आज भी मलेरकोटला के अंदर देखी जाती है। बाकी बातें मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले और हम इसके कमरों को, कक्षों को पहचानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर दीवारों के अंदर हम लोगों के जो आले दिखाई दे रहे हैं, ये रोशनी के लिए, चिराग रखने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। यहाँ पर भी बने हुए हैं। नीचे वाला ये हिस्सा तो बिल्कुल ढह चुका है, सामने का कुछ हिस्सा आज बचा हुआ है। लेकिन देखिए, इस पूरे कक्ष का ये वाला हिस्सा जहाँ पे नीचे दिए का एक स्थान थोड़ा बहुत दिख रहा है, वो इसके नीचे बिल्कुल दब चुका है दोस्तों। एक बार मैं आपको इस कमरे के अंदर लेके जाता हूँ, देखते हैं कि कैसा ये कमरा हमें दिखाई देगा आज के समय में। कंप्लीट तरीके से टूटा हुआ, छत को इस पेड़ ने बिल्कुल जकड़ा हुआ है, देख सकते हैं पूरे का पूरा सा टूट चुका है। और इस तरफ भी कुछ अवशेष बचे हुए हैं। इधर देखने पर हम लोगों को सामने की तरफ इसका एक तीसरा बुर्ज दिखाई दे रहा है, जिस बुर्ज के अंदर बने हैं छोटे छोटे होल, जो सैनिकों के द्वारा निगरानी करने के लिए बने हुए थे। यहाँ पर
आप ये समझिए कि उस समय के जो कलाकार लोग थे, जो इसको बनाते थे, जो राजमिस्त्री थे, वो कितनी शिद्दत और मेहनत के साथ बनाते थे कि उसके बावजूद भी इसकी जो चौड़ी दीवारें हैं वो आज भी कहीं कहीं से खड़ी हैं, अपने अस्तित्व को एक नया जीवन पेश कर रही हैं। दीवारों की मोटाई का अनुमान लगाते थोड़ा सा यहाँ पे, तकरीबन देखने में ये लगता है दोस्तों कि ये 20 से 22 या 25 इंच की मोटी दीवार रही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आजकल तो सिर्फ 9-9 इंच की ईंटों की दीवारें बनती हैं। इसके इस कोने पे आते हैं, यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को। ये देखिए मिट्टी, यही वो मिट्टी है जो इन दीवारों के बीच में भरी हुई थी। यहाँ से बुर्ज के अंदर का हिस्सा थोड़ा सा आज हमें दिखाई देता है, हल्का बहुत। अभी हम एक बार इस बुर्ज के और अंदर वाले हिस्से में जाएंगे। ये देखिए आप, कितना शानदार नज़ारा। इस टूट फूट के अंदर भी एक शानो शौकत आज हम लोगों को झलक रही है। जिस भी तरफ आप अपनी नज़रों को लेकर जाएंगे, वहीं पर आप लोगों को नवाबों के इस रहमतगढ़ किले की बहुत शानदार सुंदरता आज दिखाई देगी। अभी बाकी हिस्सों को देखेंगे कि वहां पर हमें और क्या देखना बाकी रह गया है। अभी हम इसके एक वॉल के साथ साथ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर सिर्फ हमें इस तरह की मिट्टी की जो दीवार है वही दिखाई दे रही है। और यहाँ से मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। इस तरफ आप लोग देखिए थोड़ा सा, कुछ अभी अवशेष जो हल्के बहुत हम लोगों को मालूम पड़ते हैं। तो दोस्तों, जब हादा नारा देकर वो नवाब वज़ीर खान के उस पैलेस से निकले बाहर, और उन दोनों साहिबजादों की शहादत के बाद में जब गुरु गोविंद जी को ये बात पता लगी कि एक ऐसे नवाब भी हैं उसी सभा के अंदर जिन्होंने उस शहादत का विरोध किया था, और उसी दिन के बाद से गुरु गोविंद जी ने उन्हें एक तलवार भी भेंट में दी। और उसी चीज़ का प्रतीक आज के समय में यहाँ पर सिख और मुस्लिम कम्युनिटी की एकता में देखा जा सकता है। ऐसा बताया जाता है कि समय समय पर हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान के अंदर अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन उन लड़ाइयों की वजह से मलेरकोटला के अंदर इतना सा भी, जिसे कहते हैं थोड़ा सा भी, कोई फ़र्क नहीं आया हिंदू मुस्लिम सिख धर्म के अच्छे संबंध के बीच में, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनता है 1947 का पार्टीशन। बताया जाता है कि इस पार्टीशन के अंदर पूरे पंजाब के अधिकांश भागों में लोग इधर के उधर और उधर के लोग इस तरफ जब आए थे, लेकिन मलेरकोटला के अंदर एक भी परिवार का सदस्य यहाँ से इस स्थान को छोड़कर नहीं गया था। तो ये है यहाँ का वो बेहतरीन इतिहास जो शुरू हुआ था तकरीबन 1449 शेख सदरुद्दीन खान के साथ में। और बताया जाता है कि सारे के सारे जो नवाब हैं ये उन्हीं के वंशज हैं जिनके साथ में शादी हुई थी बहलोल लोधी की बेटी की। उस इतिहास को हम समझेंगे उस कचेरी वाले भाग में, जब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। और लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर बसता है ये चौथा बुर्ज, जो आज अधिकांश तौर पर बिल्कुल टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। और कुछ सीढ़ियाँ भी हम लोगों को नीचे की तरफ दिखाई दे रही हैं, जो ज़्यादा नहीं है, गिनने में सिर्फ और सिर्फ 8-9 स्टेप्स यहाँ पर बचे हैं। तो दोस्तों, पूरे गांव का यहाँ से आप थोड़ा नज़ारा भी देख लीजिए कि आसपास का गांव किस प्रकार का ये दिखाई देता है। मलेरकोटला आज बना हुआ है यहाँ पर। और 2021 मई के अंदर सरहंद के पास में ही जो मलेरकोटला है, इसको एक अलग से खुद का डिस्ट्रिक्ट पंजाब का घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, इसी इतिहास के साथ में मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।